हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे 12 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुसार कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, अभी इस योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है और इस योजना का उद्देश्य अपने लाभार्थियों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना में केंद्र सरकार 75,000 करोड़ का निवेश करेगी और इस योजना में केंद्र सरकार पर्याप्त सब्सिडी देकर यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े और यह सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है। तो दोस्तों, स्वाति पोर्टल विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन किया गया है और इसको केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में अभी हाल ही में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। और यदि हम स्वाति पोर्टल की पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होगा साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और इसी को शॉर्ट में बोला जा रहा है स्वाति। स्वाति पोर्टल का उद्देश्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों स्टेम, और स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है और स्वाति पोर्टल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में हाल ही में निर्मित हिंदू मंदिर का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम है वोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर। अभी हाल ही में अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा एक पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण कराया गया है जिसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसकी जो निर्माण लागत है लगभग 400 मिलियन दिरहम है और यह 27 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसी यात्रा के दौरान 13 फरवरी को प्रधानमंत्री अबू धाबी के शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50,000 से अधिक लोगों की एक सभा को भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे और इस आयोजन का जो नाम दिया गया है वह है अहलान मोदी। यहाँ पे आप इस मंदिर को देख सकते हैं। इस मंदिर का अभी निर्माण अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनलिंग स्टेशन किस देश द्वारा खोला गया है। तो दोस्तों, कुनलिंग स्टेशन चाइना के द्वारा खोला गया है और यह स्टेशन नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र है जिसे रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर खोला गया है और यह अंटार्कटिका में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। इसका प्राथमिक ध्यान जैविक समुद्र विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, समुद्री पारिस्थितिकी और अन्य वैज्ञानिक विषयों को शामिल करते हुए विविध अनुसंधान गतिविधियों के संचालन पर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह वन स्थित है उड़ीसा राज्य में और अभी हाल ही में उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का 4था जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह स्थान 350 हेक्टेयर सीमांकित क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अलावा उड़ीसा में अन्य जैव विविधता विरासत स्थल हैं। वह हैं कंधमाला जिले में मंदसारी, गजपति जिले में महेंद्रगिरी पर्वत, बारागढ़ और बोलांगीर जिलों में गंधमर्दन। ये गुप्तेश्वर वन के अलावा अन्य 3 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं। और यदि हम जैव विविधता विरासत स्थल की बात करें तो जैव विविधता विरासत स्थल को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत मान्यता प्राप्त है और इस अधिनियम की उत्पत्ति वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन से मानी जाती है और इसका जो उद्देश्य वह है जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना। जैव विविधता विरासत स्थल
अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र होते हैं जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तंत्र होते हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 2 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं, नारो हिल्स जो कि सतना जिले में आता है और पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है। और अभी सिरपुर लेक को प्रपोज किया गया है तीसरे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो कि इंदौर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है यूनेस्को द्वारा अपने 36वें सम्मेलन के दौरान 3 नवंबर 2011 को तय किया गया था रेडियो दिवस मनाने के लिए। और इसके बाद इसका जो पहला संस्करण है वह 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। और यदि हम 2024 के विषय की बात करें तो 2024 का विषय है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने की सदी। रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। अगला क्वेश्चन है, असम का राजकीय फल क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में असम में काजी नींबू को अपना राजकीय फल घोषित किया है। काजी नींबू को साइट्रस लिमोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अद्वितीय नींबू की किस्म होती है जिसे अभी हाल ही में असम का राज्य फल घोषित किया है। काजी नींबू अपने रसीले, सुगंधित स्वभाव और अत्यधिक पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है और काजी नींबू फल को 2016 में जीआई टैग मिला था और इसे राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2024 में अतिथि देश कौन है? तो दोस्तों इस बार विश्व पुस्तक मेले में जो अतिथि देश है वह है सऊदी अरब और इस पुस्तक मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 से 18 फरवरी के बीच किया जाएगा। यह मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है वह है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना पुस्तक मेला है। यदि हम पहले विश्व पुस्तक मेले की बात करें तो पहला विश्व पुस्तक मेला 18 मार्च से 4 अप्रैल 1972 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस मिशन किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा के द्वारा स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि हम स्पेस मिशन की बात करें तो स्पेस का यहाँ पर मतलब है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और महासागर इकोसिस्टम। और हमारे ग्रह के महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल का जटिल जलवायु परिवर्तन को समझने और उससे लड़ने के लिए नासा ने स्पेस मिशन लॉन्च किया है और स्पेस मिशन को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारहयाले ओडियन किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों पारहयाले ओडियन एम्फीफोर्ड प्रजाति से संबंधित है और अभी हाल ही में ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी तट पर एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लगून चिल्का झील में समुद्री एम्फीफोर्ड की नई प्रजाति की पहचान की है जो कि पारहयाले जीन से संबंधित है। और क्रिस्टेशियन का नाम उड़ीसा की मूल भाषा उड़िया के नाम पर पारहयाले ओडियन रखा गया है। नई खोजी गई प्रजाति भूरे रंग की और लगभग 8 मिलीमीटर लंबी है। ये कुछ इस तरह से ये प्रजाति दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा का संबंध इनमें से किससे है? तो सोरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। सोरा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में बदल सकता है। सोरा दृश्य गुणवत्ता और उपयोगकर्ता के संकेत का पालन करते हुए 1 मिनट तक लंबे वीडियो तैयार कर सकता है। तो अभी हाल ही में ओपन एआई द्वारा सोरा को लॉन्च किया है। यदि हम इसको टेक्स्ट फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो यह उस टेक्स्ट फॉर्म को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि अभी ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घटते क्रम में लगाएं। तो दोस्तों अभी हाल ही में
जापान तीसरे नंबर से खिसककर चौथे नंबर पर आ गया है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। तो इसके अनुसार अब जो अर्थव्यवस्थाओं का सही क्रम होगा वह है यूएसए, चाइना और जर्मनी तीसरे नंबर पर आ गया है। और यदि हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यदि हम जापान की गिरती रैंकिंग के कारण देखें तो इसके मुख्य कारण हैं वृद्धजनों की बढ़ती आबादी और कम जन्म दर, जापानी मुद्रा येन की कमजोरी और नवाचार की कमी, श्रम की कमी। जापान में विदेशी श्रम की स्वीकार्यता सीमित है। ये मुख्य कारण हैं जिसके कारण जापान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर से खिसककर चौथे नंबर पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्यूटिव मशीन्स IM-1 मिशन किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस मिशन को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। यह एक निजी कंपनी है और निजी तौर पर निर्मित अमेरिकी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस को स्पेस एक्स द्वारा फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। नोवा सी लैंडर और 6 नासा पेलोड ले जाने वाली इंट्यूटिव मशीन्स IM-1 का जो उद्देश्य है वह है मालापार्ट A क्रेटर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और IM-1 मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से 1-5 पूर्वाह्न EST गुरुवार 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो ध्वनि प्रौद्योगिकी पर निर्भर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में IIT जम्मू के द्वारा इस एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया गया है। IIT जम्मू के प्रोफेसर करण नाथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अभिनव एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। यह एक नवीनतम प्रणाली है जो कि पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। यह प्रणाली ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है जिन्हें फिर एक व्यापक डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक किया जाता है और यदि मिलान सही पाया जाता है तो ड्रोन की सफलतापूर्वक पहचान कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में संजय कुमार जैन को IRCTC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। श्री संजय कुमार जैन 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। इन्होंने 14 फरवरी 2024 को यह कार्यभार ग्रहण किया है और श्री संजय कुमार जैन एक योग्य चार्टेड अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे संसद में लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकना है। और यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षा से तात्पर्य होगा संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा संचालित परीक्षाओं से है। इनमें यदि कोई भी धांधली या पेपर लीक या अन्य कोई भी अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सारी परीक्षाएं इस विधेयक के अंतर्गत आएंगी। अन्य कोई परीक्षाएं इस विधेयक के अंदर नहीं है। और यदि हम NTA की बात करें तो NTA के द्वारा JEE मेन, नीट, UGC नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। और इस विधेयक के तहत परीक्षा में नकल करना अपराध माना जाता है और इसमें न्यूनतम 3 से 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। और इसमें धोखाधड़ी का अपराध संगठित करने वालों पर न्यूनतम 5 से 10 साल जेल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। और इस विधेयक की धारा 9 में कहा गया है कि सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमन योग्य होंगे। संज्ञेय अपराधों से मतलब है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। और गैर शमन योग्य अपराध वह है
जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया हो। इसके बावजूद भी मुकदमा आवश्यक रूप से चलना चाहिए। और गैर जमानती का अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और जमानत अधिकार का मामला नहीं होगा, बल्कि एक मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेगा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कई बार पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से उस एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ता है या दोबारा कराना पड़ता है, जिससे उसमें बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सब की रोकथाम के लिए यह जो विधेयक लाया गया है यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में ये थी 12 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।